प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज से हम अपनी जो बीपीएससी की ईवीएस की क्लास है वो चालू करने वाले। डेली हमारे ये जो सीरीज चलने वाली है, डेली आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो हम जैसे बीपीएससी की पहले क्लासेस कर रहे थे उसी पर अब 10 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करने वाले। आपको पूरी सीरीज को लास्ट तक देखना है, ये वीडियो को भी आपको लास्ट तक देखना है। जो ये वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएंगे। जितने इस वीडियो में लाइक बढ़ेंगे, जितने शेयर आप करते जाएंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। अभी हम कैसा चालू करें, 10 क्वेश्चन का चालू करें। हो सकता है कि आपके लाइक्स और आपके शेयर की वजह से हम ये क्वेश्चन को 10 से 15 कर दें, ठीक है। तो डेली आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और साथ ही साथ अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ईवीएस के बीपीएससी का पहला क्वेश्चन, जो बीपीएससी में 2023 में पूछा गया है कि हमारे इकोसिस्टम का कौन कौन से घटक होते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, दो चीजों से मिलकर बना है। एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो जीवित है, जो जैविक कारक होते हैं, जिसमें जान होती है, जैसे कि पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सारे किसके अंदर आते हैं, बायोटिक के अंदर आते हैं। लेकिन एबायोटिक का मतलब क्या है, जो जीवित नहीं है, जो अजैविक है, जो नॉन लिविंग है, वो एबायोटिक के अंदर आते हैं। हवा, पानी, तापमान, ये सारी चीजें एबायोटिक के अंदर आती है। लेकिन हमारे इकोसिस्टम में दोनों ही चीजों की जरूरत है। हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर बनते हैं। तो जानवर बायोटिक के अंदर आते हैं। जानवर किसके अंदर आते हैं, बायोटिक यानी कि जैविक के अंदर आते हैं। पौधे बायोटिक के अंदर आते हैं, जैविक। पौधे बहुत ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पौधे जो है वो जैविक कारक है, पौधे जीवित है, ठीक है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। सूक्ष्म जीव जितने भी है, बैक्टीरिया, फंगी, जितने भी है, वो सारे के सारे बायोटिक के अंदर आते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम का घटक क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हमारे इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमारे इकोसिस्टम में पोषण तत्व, पोषण जो स्तर है वो बने हुए हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बने हुए हैं। हमारी जो फूड चेन रहती है उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक पोषण स्तर से जो दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा जाती है, कितनी जाती है, 10% जाती है। सिर्फ कितनी जाती है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10%। जैसे कि पहले पर कौन रहते हैं, उत्पादक रहते हैं। उत्पादक को कौन खाता है, हर्बीवोर्स खाते हैं, शाकाहारी जानवर खाते हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ 10% ऊर्जा जाएगी और 90% ऊर्जा का लॉस हो जाएगा। तो ये 10% ऊर्जा जा रही है, यानी कि ये जो 10% वाला लॉ है, ये किसने बनाया है, लिंडमैन ने बनाया है, ठीक है। आपको सारे आंसर कमेंट में भी करते जाना है मेरे बताने के पहले। तो 10% वाला नियम किसने बनाया है, लिंडमैन ने बनाया है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये जो हैकल लिखा है, ये जो एल्टन लिखा है, दोनों ने क्या बनाया है ये आपको पता करना है और कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि जो एक इकोसिस्टम रहता है, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र रहता है, जो स्टेबल इकोसिस्टम की बात पूछ रहा है, उसमें किस पर ध्यान दिया जाता है। अगर मेरे को इकोसिस्टम को स्टेबल रखना है, इकोसिस्टम को स्थिर रखना है, तो उसमें जैव विविधता कम होनी चाहिए, जैव विविधता ज्यादा होनी चाहिए, उत्पादकों की अनुपस्थिति, ये तो सबसे गलत बात है। अगर उत्पादक अनुपस्थित रहेंगे तो हमारा इकोसिस्टम काम नहीं करेगा, हमारे पोषण जो स्तर रहते हैं उसमें ऊर्जा नहीं जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा ये वाला तो गलत हो गया। एक प्रजाति की अधिक जनसंख्या, अगर मान लीजिए कोई भी एक जो प्रजाति है, कोई भी एक जो प्रजाति है, उसकी जनसंख्या अगर ज्यादा है, तो क्या हमारा इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र स्टेबल रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो आंसर या तो कम जैव विविधता रहेगा या ज्यादा रहेगा। अब जैव विविधता होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो फ्लोरा और जो फौना है, जो पौधे और जो जानवर है, एक साथ मिलकर एक ही जगह पर रहते हैं, उसे जैव विविधता। अलग अलग जो स्पीशीज है, अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारी फैमिली है,
हम फैमिली में सारों के विचार अलग अलग होते हैं, सारों का सोचना अलग अलग रहता है, माने कि हम क्या है बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, हम जैव विविधता के अंदर आते हैं। उसी तरीके से हमने इसे पर्यावरण से रिलेट कर दिया है। तो हमारा जो इकोसिस्टम रहना चाहिए, जैव विविधता उसमें ज्यादा रहना चाहिए, तभी हमारा इकोसिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। तो स्टेबल इकोसिस्टम के लिए उच्च जैव विविधता रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इकोसिस्टम में जो ज्यादातर ऊर्जा रहती है उसका क्या होता है। तो हमने अभी देखा था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा जाती है। तो जो ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा ऊर्जा कौन सी है, 90% वाली ऊर्जा है। तो ज्यादातर जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर नहीं होती, वो कहीं ना कहीं खो जा रही है, कहीं ना कहीं गुम हो जा रही है, कहीं ना कहीं लॉस हो जा रही है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट में कर देना है मेरे बताने के पहले कि 90% ऊर्जा जो है, जो ज्यादातर ऊर्जा है, वो क्या हो रही है, गर्मी के रूप में खो जा रही है, लॉस्ट एज हीट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। जब पर्वतारोहण किया जाता है, जब हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, यह आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो माउंटेनियर्स रहते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो मैंने क्या कहा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी कब हो रही है, जब वायु दाब कम रहता है। ठीक है, खड़ी ढलान की वजह से सांस नहीं ले पाते क्या, गलत। अत्यधिक ठंडा मौसम रहता है इसलिए सांस नहीं ले पाते, नहीं। जो चांगपा जाति के लोग हैं वो लेह लद्दाख में रहते हैं, लेकिन वो तो सांस लेते हैं, वहां का भी ठंडा मौसम रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लो एयर प्रेशर की वजह से, वायु दाब कम होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, वायु दाब किससे मापा जाता है, जो एयर प्रेशर है वो किससे मापा जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, बैरोमीटर। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं, बायोम का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने इकोसिस्टम देखा उसी तरीके का बायोम होता है, लेकिन क्या इकोसिस्टम सारे एक ही साइज के रहते हैं, सारे पारिस्थितिक तंत्र एक साइज के रहते हैं क्या, नहीं रहते, कुछ छोटे रहते हैं, कुछ बड़े रहते हैं। तो जो बड़ा वाला इकोसिस्टम रहता है, जो बड़ा वाला पारिस्थितिक तंत्र रहता है, उसे क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, आबादी, जो एक साथ लोग मिलकर रहते हैं उसे बायोम कहते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला इकोसिस्टम है उसे क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज जो लिखा है, प्रजातियों के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है वो छोटे इकोसिस्टम में भी होती है, बड़े इकोसिस्टम में भी होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बायोम में ही होगी, ये दोनों जगह होती है। अ कम्युनिटी ऑफ डीकम्पोजर्स को बायोम कहा जाता है क्या, नहीं कहा जाता, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन में आते हैं। इकोसिस्टम में जो प्रवाह होता है, इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। तो सबसे पहले जो पहला पोषण स्तर है वो किसका रहता है, प्रोड्यूसर का रहता है, उत्पादक का रहता है। जब उत्पादक खाना बनाएंगे तभी उत्पादक को खाकर ऊर्जा किस में आएगी, हर्बीवोर्स में आएगी, शाकाहारी में आएगी। तो यहीं से मुझे अपना आंसर मिल गया कि क्या उपभोक्ता से उत्पादक में जाती है क्या, नहीं। अपघटक से उपभोक्ता में जाती है क्या, नहीं, लेकिन उत्पादक से उपभोक्ता में जाती है। उपभोक्ता कौन होते हैं, 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, 3 प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं। पहले जो सिर्फ घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि हर्बीवोर, शाकाहारी। दूसरे कौन से होते हैं, जो मांस खाते हैं, जैसे कि कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी। और तीसरे होते हैं जो दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं, घास भी खाते हैं, वो होते हैं ओमनीवोर, सर्वाहारी। तो सबसे पहले खाना कौन बना रहा है, उत्पादक बना रहे हैं, और फिर ऊर्जा किस में जा रही है, कंज्यूमर्स में जाती है, उपभोक्ता में जाती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इकोसिस्टम में जो अपघटक रहते हैं उसका क्या काम होता है।
जो डिकम्पोजर्स रहते हैं उसका क्या काम रहता है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जब भी कोई पौधा या जानवर मर जाते हैं, हर कोई मरेगा, इस दुनिया में आए हैं तो मरना तो जरूरी है, तो पौधे भी मरेंगे, जानवर भी मरेंगे, लेकिन उनकी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहते हैं उसको सरल में बदलने का काम, यानी कि उसको पोषक तत्वों में बदलने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं। और ये पोषक तत्व वापस से मिट्टी में चले जाते हैं, फिर मिट्टी में पौधे उगते हैं, फिर पौधे से फूड चेन हमारी चालू होती है, यानी कि इसने क्या कर दिया, रिसाइकल कर दिया। डिकम्पोजर्स ने, अपघटक ने क्या किया, पुनर्चक्रण कर दिया पोषक तत्वों का, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल कर दिया। तो न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करने का काम, वापस से मिट्टी में लाने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं। इसीलिए डिकम्पोजर्स को सफाई करता कहा जाता है और रिसाइकलर्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा यहाँ पर युग्म जो है करेक्टली मैच है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो प्रोड्यूसर जो होते हैं, डियर होते हैं, क्या उत्पादक यानी कि हिरण, उत्पादक कौन होते हैं, पौधे होते हैं। हिरण खाना नहीं बना सकते, ये वाला गलत हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ होता है, क्या प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो तेंदुआ जो है शाकाहारी नहीं है, ये भी गलत हो गया। द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो घास क्या मांसाहारी होते हैं, क्या नहीं, घास तो उत्पादक के अंदर आते हैं, ये भी गलत हो गया। लेकिन अभी जो हमने अपघटक के बारे में पढ़ा था, जो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, तो उसके अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया आते हैं, उसके अंदर फंगी आती है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ये वाला करेक्टली मैच दिया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। जो हम ये पूरी सीरीज कर रहे हैं, ये आपके बीपीएससी के लिए, सिर्फ बीपीएससी पर फोकस करके ये सीरीज चालू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इकोसिस्टम में वाय आकार का मॉडल है। ठीक है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें वाय आकार का मॉडल बनाया गया है। अब ये वाय आकार का मॉडल क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो वाय आकार का मतलब होता है कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, 2 प्रकार की है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि घास को खाया शाकाहारी ने, शाकाहारी को खाया मांसाहारी ने, यानी कि जो जीवित लोगों से चालू होता है, जो जीवित चीजों से चालू होता है, उस वो किसके अंदर आता है, ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर आता है। और एक होता है डेट्रीवोरस फूड चेन। डेट्रीवोरस फूड चेन जो मृत पौधों से चालू होता है या मृत जानवरों से चालू होता है, जो मरी हुई चीजों से चालू होता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो फूड चेन रहती है 2 प्रकार की रहती है, जो जीवित से चालू होगा और जो मरी हुई पत्तियों से चालू होता है। तो ये किसमें रखा गया है, वाई शेप के मॉडल में रखा गया है। ये वाई शेप का मॉडल किसने बनाया था, ओडम ने बनाया था। ये वाई शेप का मॉडल की डिस्कवरी किसने की थी, ओडम ने की थी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, कि जब प्रत्येक पोषण स्तर पे रसायन जो है लगातार बढ़ते जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट में करके बता देना है। अगर आप सीरीज के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, आप कमेंट में अपने व्यूज लिख सकते हैं, अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हैं। और आपको अगर ऐसी सीरीज पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना है। साथ ही साथ अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल।